बच्चों, पत्रकारिता के हमने कई आचार नियम सीख लिए हैं, आचार संहिता के बारे में जान लिया है। अब हम प्रेस और भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के बारे में जानकारी लेंगे। और कई बार हमें हमारे संज्ञान में आता है कि अखबारों के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से कई प्रकार की जो है उसमें समस्याएं आती हैं, और जैसे राजद्रोह के मामले आते हैं, या फिर आपके महिला के असभ्य या अश्लील निरूपण के मामले आते हैं, या युवाओं के लिए अपहानिकारक प्रकाशन से संबंधित मामले आते हैं। तो वो भी उनका भी हमें प्रेस में यदि हमने छापना है या प्रकाशित करना है तो उसका संज्ञान लेना है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें संज्ञान में हमारे ये होना चाहिए, लेना चाहिए कि हम कानून से ऊपर नहीं हैं, कानूनी व्यवस्था से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून किसी भी संस्था या व्यक्ति से ऊपर होता है, चाहे उस व्यक्ति या संस्था के अधिकार कितने ही अधिक क्यों ना हो। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यही कारण है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवाहक होने के बावजूद प्रेस पर भी कानूनों का नियंत्रण बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया है प्रेस को भी, नहीं, वो वर्जित हो जाता है। कब? जब आपातकाल की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जब उससे राष्ट्र को खतरा होने लग जाता है, जब उससे सुरक्षा में सेंध पड़ने लगनी हमें दिखाई पड़ती है, तो वहाँ पर प्रेस पर भारतीय दंड संहिता के तहत ये जो उस पर कार्रवाई होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। 1860 में भारतीय विधि को संहिताबद्ध किया गया, तो इसमें कई ऐसी धाराएं थी जिनका प्रेस से संबंध था। भले ही वो प्रेस से सीधे सीधे संबंध उसका न हो, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष रूप से पूरा ये जो दंड संहिता है तो ये इससे संबंधित रही है। जैसे अश्लीलता, अगर समाचार पत्र या फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया अश्लीलता को भड़काएगा, दिखलाएगा या दर्शाएगा, प्रकाशित करेगा, तो क्या उस पत्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? की जानी चाहिए। अश्लीलता जो थी, धारा 292 और धारा 499 से संबंध ऐसे उपबंध थे जो लेखक, संपादक, प्रकाशक, मुद्रक आदि को प्रभावित करते हैं। और ऐसे ही बाद में धारा 124 उसमें जोड़ दी गई। धारा 124 का जो क्या थी, राजद्रोह जैसे मामले को शामिल करती थी, कि राजद्रोह का अपराध अन्य अपराधों में शामिल कर दिया गया वहाँ 124 का के तहत है। फिर 1898 में धारा 153 का सम्मिलित की गई, जो विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के खिलाफ प्रावधान किया गया था। उसमें 1927 में धार्मिक भावनाओं को जो भड़काने या अपमानित करने है ना के विरुद्ध एक प्रावधान किया गया। और इस धारा के इस तरह जो धारा 295 का जोड़ी गई, वो इसी के लिए जोड़ी गई। 1972 में 153 ख इसमें शामिल किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध लांछन और कोई ऐसा उद्बोधन या प्राख्यान के विषय में दंड का प्रावधान कर दिया गया। धारा 505 में सार्वजनिक शरारत के खिलाफ एक प्रावधान जोड़ दिया गया, जिसमें सशस्त्र सेनाओं के लिए गदर और सशस्त्र सेनाओं को गदर के लिए, और किसी को राज्य या सार्वजनिक शांति या किसी अन्य वर्ग अथवा समुदाय के विरुद्ध अपराध के लिए उकसाना अपराधों में शामिल कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेस से संबंधित है। इसमें ध्यान दिए जाने वाली बात यह है कि जो प्रेस से संबंधित जो भारतीय कानून थे, वो भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत 124 का राजद्रोह का मामला, इस संबंध में राजद्रोह के अपराध से हैं। इसमें लिखा भी गया है, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्द द्वारा
या दृश्य विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान को पैदा करने वाला हो। अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा को पैदा करता हो, या अपमान या अवमान की स्थिति को पैदा करता हो, या प्रयत्न करेगा, वह जो होगा डिसअफेक्शन, ठीक है, या डिसअफेक्शन जो है प्रदीप्त करेगा, उसको जागृत करेगा या जगाएगा, या प्रयत्न करने का प्रयास करेगा, तो वह आजीवन कारावास या उसको जुर्माना होगा। तो आप ये समझ में ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि यदि प्रेस राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है या किसी को उकसाता है, तो या घृणा की स्थिति पैदा करता है या अवमान या प्रीति पैदा करता है, तो वहाँ पर राजद्रोह का मामला बनता है, ठीक है। इसके लिए अपराध को कम करने या अधिक गंभीरता के अनुसार केवल जुर्माने से लेकर जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की भी इसमें व्यवस्था की है। फिर धारा 153 का, जिसमें समूहों के बीच शत्रुता और असौहार्द की स्थिति को पैदा करने के लिए जो लोग कर सकते थे या प्रेस कर सकता था, वहाँ पर ये कानून बनाया, तो इसके तहत वो प्रतिबंधित माने गए, ठीक है। उसमें किसी धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषाई या क्षेत्रवाद या सामुदायिकता के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द को खंडित करने का जो प्रयास करता है, तो इस धारा के तहत उस पर कार्रवाई होगी। या फिर दुर्भावना से या वैमनस्य पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है ना, तो इस धारा के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी या दंडित किया जा सकता है, जुर्माना हो सकता है, कारावास हो सकती है उसको। और धार्मिक स्थलों पर किए गए ऐसे अपराध के लिए 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने दोनों दंडों का प्रावधान इसमें किया गया। फिर धारा आती है 153 खा, जो पूजा स्थलों में किए गए अपराध की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। इस धारा के अंतर्गत राष्ट्र की अखंडता पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उस पर कार्रवाई होगी। यदि कोई प्रेस भारतीय राष्ट्र की एकता, अखंडता को खंडित करने का प्रयास करता है, तो 153 ख के तहत वहाँ पर वो कार्रवाई हो जाएगी। और इसके अधीन अपराधों के विषय में कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया भी वही होगी जो 153 क में थी, जो समूह के बीच में जो वैमनस्य पैदा कर रहा है, वही धारा यहाँ लगेगी। और अपराध भी वह संज्ञेय और गैर जमानती है, ताकि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा वो सुने जा सकेंगे इसमें। फिर धारा आएगी 171 6, जो चुनाव के सिलसिले में मिथ्या को कहती है। इस धारा में जो चुनाव के सिलसिले में मिथ्या कथन को प्रकाशित करती है या अपराध बनाती है, इसमें अपराधी को जुर्माना किए जाने का प्रावधान भी है। इसमें अधिकतम राशि का निर्धारण नहीं किया गया है, इसे अदालत के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। तो ये इस प्रकार के जो हम देखते हैं जो धारा हैं, वो सीधे सीधे पत्रकारिता में आ जाते हैं। फिर धारा 292 जो अश्लीलता को लेकर है, यदि कोई ऐसा अश्लील लेख आ गया या फिर अश्लील लेखन की बिक्री को अपराध बताती है ना, उस प्रावधान के उल्लंघन करने पर अपराधी को पहली बार दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष का कारावास है, 2000 रुपये तक का जुर्माना है, और या फिर दोनों ही हो सकता है उसमें। फिर धारा 293 है, तरुणों में अश्लील वस्तुओं के विक्रय को रोकने के लिए कानून बना है। और यदि ऐसा कोई प्रकाशन आता है जहाँ पे किसी तरुणों को कोई अश्लील सामग्री वितरित करने के लिए या भाड़े पर देने के लिए, बिक्री करने के लिए, वितरित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए या परिचालित या पेशे को ऐसा प्रयत्न करने वाले के लिए अधिक कड़ा बना देता है। ये कानून जो है धारा 293, आप ध्यान में रखें। इसमें 2000 का जुर्माना भी होगा और या फिर सश्रम कारावास होगा या फिर दोनों ही होगा। और पुनः दोष सिद्ध होने पर 7 साल की कारावास है और ये 5000 रुपये तक का जुर्माना है या फिर दोनों ही होगा। फिर आता है धारा 295 का,
धार्मिक भावनाओं को आहत करना। देखिए बच्चों, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का ये दौर है। एक धर्म दूसरे धर्म पर लांछन लगा रहे हैं, एक धर्म के दूसरे धर्म के लोग, जो कुतत्व लोग जो हैं दोनों धर्मों में या जो भी धर्म है, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं ऐसे लोग। तो उनकी भावनाओं को जो प्रकाशित करता है समाचार पत्र में या ब्रॉडकास्ट करता है, तो वहाँ पर ये धारा जो 295 क है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। इसमें किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के आशय से किए गए कार्यों के लिए दंड का प्रावधान है। इसमें क्या होगा, 3 वर्ष तक के लिए सश्रम कारावास होगा या साधारण कारावास होगी, और जुर्माना भी होगा, और या फिर 2 के 2 ही होगा। 295 का जो भारत के नागरिकों के लिए वर्ग के धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर और या फिर विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करती हैं, वहाँ पर यह जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जो कानून, जो धारा है 295 का, वो इसके तहत अमल में लाई जाएगी। फिर है 505 लोकरिष्टिकारक वक्तव्य। सशस्त्र जो सेना है उनको विद्रोह के लिए उकसाने के लिए या उन लोगों में भय पैदा करने के लिए, लोक शांति के विरुद्ध खड़े होने के लिए या अफवाह को फैलाने के लिए, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के विरुद्ध भड़काने के लिए मकसद से किए गए वक्तव्यों को प्रकाशन या उनके दस्तावेजों या फिर उनके परिचालन को इस अधिनियम के तहत क्या किया है, अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि ऐसा कोई प्रकाशित सामग्री आती है जिसमें जो ये भावना भड़कती है, सशस्त्र सेना जो है वो राजद्रोह, वो क्या करती है कि विद्रोह करती है या उकसाती है, ऐसा कोई चीज़ आ गया तो वहाँ पर इस धारा के तहत कार्रवाई होगी। और भारतीय दंड संहिता की 505 धारा के तहत अपराध सिद्ध होने पर 3 वर्ष का कारावास होगा या फिर जुर्माना होगा, और या फिर कारावास जुर्माना दोनों होगा। और पूजा स्थल पर अगर ऐसा कोई कार्य होता है तो 5 साल तक का कारावास और साथ ही साथ जुर्माने का भी इसमें दंड का प्रावधान है। फिर धारा 91 है जो दस्तावेजों को पेश करने के लिए समन, कि इसमें क्या है कि अदालत और पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी किसी मामले से संबंधित दस्तावेज या अन्य चीज़ें अपने समक्ष पेश करने के लिए उस व्यक्ति से कह सकते हैं। इतनी बड़ी धारा है। और जो कब्जे या सख्ती में इनके होने का उन्हें विश्वास हो, वो उनको ये लाने के लिए कह सकती है। इन दस्तावेजों या चीज़ों का संबंध किसी ऐसे जांच या ट्रायल या किसी कार्रवाई से हो या जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या अधीन रही हो, तो उसके लिए समन जारी या लिखित आदेश दे सकती है। और धारा 93 के तहत तलाशी वारंट, जो धारा 83 अगर कोई ऐसा काम करता है, गलत काम करता है, जो मैंने ऊपर की धाराएं बताई, अगर अश्लीलता भड़काती है लोगों को, विद्रोह की भावना या धार्मिक वैमनस्य या सांप्रदायिक तनाव की स्थितियाँ, अश्लीलता, फूहड़ता ये करती है, तो वहाँ तलाशी वारंट भी होगा। वो धारा 93 के तहत तारा जो है व्यक्ति के नाम समन और आदेश लाकर क्या करेगी, तलाशी वारंट ले लेगी। और धारा 95 जो है प्रकाशनों को जब्त करने की घोषणा करेगी। इसके अंतर्गत समाचार पत्रों या फिर पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों की अधिसूचना जारी करके भारत में कहीं भी किसी भी पुलिस अधिकारी के जरिए जब्त करा सकती है। इसमें कोई ऐसी बात शामिल होना यदि वो प्रतीत होती है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क राजद्रोह, 153 क समूह के बीच शत्रुता और असौहार्द, 153 ख पूजा स्थलों में किया गया विक्रय, कार्य विक्रय, और 292 का अश्लीलता, 293 का आपके तरुणों में अश्लील वस्तुओं का विक्रय, और 295 का धार्मिक भावनाओं को आहत करना में से जो क्या है किसी के अंतर्गत दंडनीय है। तो ऐसे प्रकाशन को इन धाराओं के तहत वर्जित किया जा सकता है।
और दस्तावेजों में रंगचित्र, रेखाचित्र या फोटो या अन्य दृश्य रोपण भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो इतनी जो भारतीय दंड संहिता है वो इनके इन धाराओं के तहत वहाँ पर कार्यवाही की जा सकती है। तो इस तरह जो भारतीय दंड संहिता के तहत जो प्रेसों के लिए जो कानून है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। समस्त जो मीडिया कर्मी हैं या मीडिया से जुड़े हुए जो बंधु हैं या जो पत्रकारिता के जो छात्र हैं, इन कानूनों के तहत उन पर कार्रवाई, अगर वो इस प्रकार के जो अनर्गल सामग्री है, अश्लीलता को भड़काती है, राजद्रोह को भड़काती है या फिर वैमनस्य पैदा करती है, सौहार्द के लिए खतरा है, सांप्रदायिक तनाव को भड़काती है आदि जो भी अपराध हैं उनको उद्दीपन करती है, तो वहाँ पर इस कानूनों के तहत उस पर कार्रवाई होगी। इसमें सजा का भी प्रावधान है, मतलब दंड दिया जाएगा और सश्रम कारावास भी होगा और जुर्माना भी देना होगा। तो अगली कक्षा के लिए हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।